हेलो एवरीवन। एपिसोड नंबर 7 स्टार्ट होती है एक फनी सीन से, जब हमें दिखाते हैं कि एक्चुअली नी ने अपने ही एक सर्वेंट का बुरा हाल कर दिया है। वो उसका मेकअप करके उसकी ट्रांसफॉर्मेशन करना चाहती थी और एंड रिजल्ट ये निकला था। जबकि दूसरी तरफ तियान अपने घर पर खड़ा अपनी पुरानी सी गाड़ी को चमकाने का काम कर रहा था और सारा दिन फारिग रह रह कर के वो बोर हो रही थी, तो वो उसी गाड़ी में घुसकर एकदम उसे डरा देती है। लेकिन वो डर तो बहुत बुरी तरह गया था, फिर भी कहने लगता है कि मैं कहाँ डरा था, मैंने तो सिर्फ तुम्हारा दिल रखने के लिए डरने की एक्टिंग की थी। उनका फैमिली हाउस भी एक ब्लॉक दूर था। केओ कहती है कि मैं बहुत बोर हो रही हूँ, मैं सोचती हूँ कि क्यों ना सॉम के साथ जाकर थोड़ी बातें ही कर लूँ। तियान बोलता है मैं भी फिर तुम्हारे साथ ही चलूंगा। उधर सॉम दूसरे सर्वेंट के साथ मिलकर अपने एक फ्रेंड के रेस्टोरेंट के लिए कोई स्लोगन तलाश कर रहे थे। इतने में वहाँ पर केओ पहुँचती है तो तियान बताता है कि इसे मार्केटिंग में बहुत इंटरेस्ट है, ये बहुत एक्सपर्ट है, तुम्हें बहुत अच्छा स्लोगन ढूंढ देगी। अब उसी के रेस्टोरेंट के लिए वो कोई ना कोई स्लोगन तलाश कर रही थी, शेर व शायरी की शक्ल में, लेकिन उसकी पोएट्री इन दी एंड एक डिजास्टर ही बन जाती थी। और अगर ऐसे स्लोगन्स वो रेस्टोरेंट के लिए रखती तो कस्टमर आने की बजाय देख के ही भाग जाते। अब इसी तरह के फनी जोक्स वो उनको सुना रही थी कि एकदम से सॉम डर जाती है। वो सबसे पहले दूसरे सर्वेंट को इशारा करती है, उसको भी समझ आ जाती है कि पीछे उनके कौन सी मुसीबत खड़ी हुई है, लेकिन बेचारी केओ को कुछ पता नहीं था। तियान बहुत मुश्किल से उसे समझाता है कि थोड़ा कंट्रोल रखो, पीछे डैड खड़े हैं। अब केओ की शक्ल देखने वाली थी कि उसके सारे थर्ड क्लास जोक्स डैड भी घंटे से खड़े सुन रहे थे। अब सीन शिफ्ट होता है। आंटी आती है तियान के पास जो कि परेशान खड़ा था। वो कहती हैं कि डैड ने तो तुम्हें मिलने के लिए दोपहर में बुलाया था, तुम आए क्यों नहीं थे, अब उनसे जाकर मिल लो। लेकिन वो बताता है कि फिलहाल तो मैं अंदर नहीं जा सकता क्योंकि इस टाइम पर केओ अंदर है और उसकी क्लास लग रही है। पहले तो अंकल उसे बहुत सारी डांट पिलाते हैं उसके थर्ड क्लास जोक्स की वजह से, और उसके बाद उससे पूछने लगते हैं कि आजकल तुम्हारा क्या करने का इरादा है। वो बताती है कि मैं फारिग बैठने की आदि नहीं, जॉब तलाश कर रही हूँ। वो बहाने बहाने से पूछते हैं कि बताओ तियान का प्रोजेक्ट कहाँ तक पहुँचा है। वो बताती है कि वो प्लानिंग में कहाँ तक गया है, उसने कितना प्रपोजल प्रिपेयर किया है। डैड उन दोनों को बहुत नीचा देखते हैं और कहते हैं बड़े आए बिजनेस पार्टनर्स। एक ने तो कभी यूनिवर्सिटी की शक्ल ही नहीं देखी और दूसरे ने बिजनेस की बजाय होटल मैनेजमेंट पढ़ी हुई है, ये जरा बिजनेस करेंगे। लेकिन क्यों में एकदम से कोई पावर आ गई थी। वो डैड के सामने तियान की साइड लेने लगती है और कहती है कि प्लीज उसे अंडर एस्टिमेट मत करें। मेरी ग्रैंड माँ ने मुझे यही सिखाया है कि जब इंसान किसी चीज पाने के लिए कोशिश करने लगता है तो उसकी हेल्प करनी चाहिए, ना कि अब कुछ बातें डैड की सुन के और कुछ डैड को सुनाकर कि वो फाइनली फारिग हो जाती है। जब वो वापस लौट रहे थे तो सित बाहर खड़ा अपनी वाइफ का इंतजार कर रहा था। उसे बहुत सारी कॉल्स करता लेकिन उसका नंबर ही नहीं लग रहा था। ऑफ कोर्स उसने कहाँ उसका फोन उठाना था क्योंकि वो तो अपने हस्बैंड के साथ चीट कर रही थी। अब जब केओ घर वापस आती है तो तियान से कहती है मुझे लगता है कि सित अपनी वाइफ से बहुत प्यार करता है, लेकिन तियान को ऐसा नहीं लगता था। तो आगे से केओ कहती है कि जब आप किसी के साथ रहते हो तो बॉन्ड बन ही जाता है। मुझे और ग्रैंड माँ को देखो, लगता है कि हमारे बीच खून का कोई रिश्ता नहीं था। अब यहीं पर ही तियान अपनी बातें झाड़ने लगता है और कहता है बिल्कुल ऐसा ही होता है, जैसे तुम मेरे साथ रहोगी तो समय के साथ साथ तुम्हें और मुझे एक दूसरे से प्यार भी हो जाएगा। और ये सुनते ही वो इतनी भावनाओं में बह जाती है कि उसके शोल्डर पर सर ही रख देती है। थोड़ी देर बाद उसे रियलाइज होता है तो तियान बात बदलता है और कहता है मेरा मतलब है जैसे तुम ग्रैंड माँ से प्यार कर रही थी, इज्जत वाला, रिस्पेक्ट वाला। और ये कहकर वो खुद सोने के लिए अपने कमरे में चला जाता है। जबकि हमें नेक्स्ट डे दिखाते हैं कि ऑफिस में बैठे डैड को केओ की बातें याद आ रही थी। एक्चुअली तियान कभी खुलकर उनसे बात नहीं करता था और केओ जो मुंह में आता था बोल देती थी, और उसकी बातों की वजह से डैड को ऐसे लगने लगा था कि वो अपने बेटे को फेलियर की तरफ लेकर जा रहे हैं। उन्हें कुछ न कुछ रियलाइज जरूर हो जाता है। जबकि नाट सुबह उठकर सित की कॉल उठाती है और उसे झूठ बोल देती है कि मैं रात को एक बर्थडे पार्टी में गई हुई थी, अपनी फ्रेंड के घर सो गई हूँ क्योंकि मैं ड्रंक हो गई थी। लेकिन एक्चुअली वो मिस्टर थैप के घर पर आई हुई थी और मिस्टर थैप उससे कहता है इसे बिल्कुल अपना घर ही समझना, जब तक चाहो तुम यहाँ रह सकती हो, रेस्ट भी कर सकती हो। इस एपिसोड के बाद ये दोनों बहुत डिस्गस्टिंग इंसान लग रहे हैं। उसके बाद मिस्टर थैप ने तियान और केओ को अपने ऑफिस में बुलाया हुआ था उसी रिजॉर्ट की बात पर डिस्कशन करने के लिए। वो जब पहली दफा उस रिजॉर्ट की साइट की पिक्चर्स देखते तो हैरान रह जाते। ये तो वही जगह थी जो कि वो एक्वायर करने के लिए इतने अरसे से कोशिश कर रहे थे, और अब उन्हें समझ आ जाती है कि एक्चुअली वो ग्रैंड माँ कोई और नहीं बल्कि केओ की ग्रैंड माँ थी और अब ये उस लैंड की मालिक है। उन्हें बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि ये प्रोजेक्ट मेरे हाथ से निकलकर तियान के हाथ में चला जाए। वो कहने लगते हैं कि तुम लोग फिक्र ना करो, मैं तुम लोगों की हर तरह से हेल्प करूंगा, इवन के मैं इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने के लिए भी रेडी हूँ। ये सुनते ही केओ और तियान बहुत खुश हो जाते
जाते हैं, लेकिन पता नहीं ये खुशी मनाने का टाइम था या फिर मिस्टर थेप उनकी पीठ में छुरा घोंपने वाला है। अब तियान ऑफिस से बाहर आकर इतना खुश था कि आते ही केओ का हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि आज तो हम पार्टी करने के लिए जाएंगे। जबकि उधर तो को बहुत गुस्सा आ रहा था क्योंकि मिस्टर थेप ने उसे कॉल करके कह दिया था कि मुझे अब तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं, इसलिए जाओ और अपने शहर दफ़ा हो जाओ, बैंकॉक मत ठहरना। जबकि उधर डैड को केओ के बैकग्राउंड की इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चला था कि वो बहुत मेहनती लड़की थी, उसने ग्राउंड लेवल से काम करना सीखा है, एट अ टाइम 3 जॉब्स को संभालती थी। ये सुनते ही डैड काफ़ी इंप्रेस हो जाते हैं। जबकि उधर केओ और तियान दोनों एक मॉल में गए हुए थे। वहाँ पर एक स्टफ टॉय केओ को बहुत पसंद आ जाता है, पर काफी महंगा था। लेकिन तियान कहता है कि इसे मेरी तरफ से गिफ्ट समझ लेना, मैं इसकी पेमेंट कर दूंगा। और इतने में केओ को ये न्यूज़ भी मिलती है कि डैड की कंपनी में उसे इंटर्नशिप के लिए हायर कर लिया गया है। वो इतनी खुश होती है कि तियान को हग ही कर लेती है और बाद में बहुत एम्बैरस होती है। तियान बोलता है कि अब ऑफिस में काम करना है तो तुम्हें फॉर्मल ड्रेसेस भी चाहिए होंगे, चलो हम शॉपिंग पर चलते हैं। अब केओ ड्रेसेस ट्राई करने में बहुत टाइम लगा रही थी और यहाँ पर तियान बेचारा उसका वेट करता करता 1-2 दफा तो सो भी गया था। अब इन दी एंड तियान बोलता है कि इसका बिल भी मैं दूंगा, मेरी तरफ से ट्रीट समझो। वो इतने एक्सपेंसिव थे। यहाँ पर वो उससे कहने लगता है कि इवन कि मुझे अगर अपनी फिंगर्स भी काट कर बेचनी पड़ी तो भी मैं पे करने को रेडी हूँ। और जो अब उसने अपने हैंड का सिंबल बनाया था उसका मतलब आई लव यू निकलता था। वो बहुत बातें इशारों में केओ को समझाने की कोशिश करता था कि उसकी क्या फीलिंग्स हैं उसके लिए। केओ भी कहीं ना कहीं उसके हर सिग्नल को पिक करती थी। अब उसके बाद वो एक जगह रुक जाता है और केओ के लिए गाना भी गाता है। वो गाना गाते गाते बार बार उसी को देखे जा रहा था। इतने में वो आगे बढ़ती है और उसे तंग करने के लिए एक कॉइन सामने बॉक्स में डालने लगती है, लेकिन ये करते हुए उसके हाथों से एक मिनी हार्ट बन जाता है और ये देखकर ही तियान बहुत खुश हो गया था। जबकि उधर घर पर दिखाते हैं कि सर्वेंट्स नी के साथ खेल रहे थे। वो लुका छुपी खेलते हैं, लेकिन इतने में नी कहीं नहीं मिल रही थी। वो परेशान हो जाते हैं। इतने में ऊपर से केओ और तियान भी आ जाते हैं, लेकिन अचानक से नी एक पर्दे के पीछे से बाहर निकल आती है। वो सब हैरान थे कि जिससे भी ये मिलती थी नए लोगों को देखकर डर जाती थी, लेकिन केओ वो फर्स्ट पर्सन थी जिसे देखकर वो जरा हेजिटेट नहीं होती थी, बल्कि उससे फ्रेंडशिप करने लगी थी। केओ उसके लिए एक गिफ्ट भी लेकर आई थी और वो था एक पजल। वो उससे बहुत सारी बातें करती है और तियान से कहती है मुझे इसके साथ समय बिताने की इजाज़त दे दो, मैं कभी कभी यहाँ आया करूँगी। ये सारा कुछ डैड भी देख लेते हैं और आंटी कहने लगती है देखा, मैंने कहा था ना कि वो बुरी इंसान नहीं है। और ये बात डैड ने भी कहीं ना कहीं फील कर ली थी, लेकिन बस वो मुँह से कुछ नहीं बोलते थे। अब जब केओ और तियान दोनों घर वापस लौटते हैं तो यहाँ पर तियान एक और शरारत करता है। उसने एक्चुअली एक पोइट्री पढ़ी थी और वो पोइट्री एक्चुअली उसके स्टफ टॉय के लिए थी, लेकिन उसका सेकंड सेंटेंस कुछ ऐसा था कि वो उससे पूछ रहा था कि तुम कब मुझे अपने दिल में जगह दोगी। उसकी इन्हीं बातों की वजह से केओ का हार्ट बहुत फ्लटर करने लगता है। अब नेक्स्ट डे तियान अपने भाई सित के पास गया हुआ था बिजनेस की कुछ डिस्कशन करने के लिए, और इतने में सर्वेंट केओ के पास आता है और उसे बताता है कि हमारे गार्डन में कुछ जगहों पर वर्म्स हैं और वर्म्स से नार्थ को बहुत एलर्जी है, वो उनसे डरती है, इसलिए मैं वर्म्स यहाँ शिफ्ट करने लगा हूँ क्योंकि ये सॉइल के लिए अच्छे होते हैं। अब इतने में नार्थ भी वहाँ पहुँच जाती है और अंदर किचन में आकर जैसे ही वो देखती है कि केओ ने तियान के लिए नाश्ता बनाकर रखा हुआ है तो वो गुस्से में वो नाश्ता फेंक देती है। और इतने में ऊपर से तियान पहुंचता तो ऐसे एक्टिंग करने लगती है कि जैसे ये खाना उसने नहीं बल्कि उसके सामने रखा हुआ खाना केओ ने फेंक दिया हो। केओ हैरान थी कि ये इतने बड़े बड़े झूठ कैसे बोल सकती है। एक्चुअली नार्थ तियान के लिए खुद कोई खाना लेकर आई थी। अब उन दोनों की बहुत बड़ी फाइट होती इससे पहले ही तियान केओ को वहाँ से बाहर गार्डन में भेज देता है और नार्थ तियान के लिए खाना लगाकर बैठ जाती है। तियान उससे कहता है कि तुम्हें यहाँ पर नहीं खाना चाहिए था, तुम्हें सित के साथ ज्यादा से ज्यादा समय बिताना चाहिए, लेकिन वो बोलती है कि सित कहाँ मुझे कोई टाइम देता है, इवन कि मैं तो रिपेंट कर रही हूँ, मुझे सित से नहीं मुझे तुमसे शादी करनी चाहिए थी। और जिस तरह से वो तियान से फ्लर्ट करने की कोशिश करती थी केओ को बड़ा गुस्सा आता था। अब वो ऐसा करती है, वहाँ पर पहुँच जाती है और कहती है तुम्हारे लिए मैंने स्पेशल फूड प्रिपेयर की है। और जैसे ही वो कवर हटाती है तो उसमें बहुत सारे वर्म्स थे, लेकिन यहाँ पर नार्थ को चोट लग जाती है छोटी सी, और उसके बाद ऑफ कोर्स सारी जिम्मेदारी तो केओ पर आएगी। अब केओ उसकी चोट को कैसे कंपनसेट करती है और क्या तियान उस पर गुस्सा करेगा कि नहीं, ये देखने के लिए स्टे कनेक्टेड। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।